गुड इवनिंग बच्चों, मैं कृपा शंकर एनएमएमएस मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रीजनिंग सेक्शन से लिया गया है। रीजनिंग सेक्शन की एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक घड़ी के प्रॉब्लम्स को मैं कैसे हमें डिस्कस करना है, इससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ। घड़ी से संबंधित जो अंडरस्टैंडिंग या जो समझ विकसित करने के लिए आप पहले उस वीडियो को खूब ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग ट्रिक के माध्यम से कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज जो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो किसी भी घड़ी के दोनों सुइयों के बीच के कोण को ट्रिक के माध्यम से यानी सूत्र की सहायता से हम कैसे ज्ञात करते हैं कि उसके बीच का कितने अंश का कोण होता है। या फिर मंद या तेज गति की जो घड़ियाँ होती हैं उन घड़ियों से संबंधित प्रॉब्लम्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। दर्पण इमेज क्या है, जल इमेज क्या है, वर्णमाला क्रम पर आधारित अगर कोई घड़ी विकसित किया जाए तो उस किस अंक के लिए कौन सा लेटर डिसाइड किया जाएगा, इस तरह के प्रॉब्लम्स को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बेशक होगी लेकिन आपके समझ के लिए बहुत ही बेहतर होगा। यानी आप किसी भी कंपटीशन में आज के बाद अगर घड़ी से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आपका हाथ नहीं रुकेगा, आप उस क्वेश्चन को जरूर बना के आएंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान से देखें। जैसे एक घड़ी है, घड़ी में आप जानते हैं कि 1 से लेकर के 12 तक के अंक होते हैं। ठीक है, अब इससे संबंधित जो फार्मूला या जो सूत्र विकसित किया गया है उसको हम लोग ध्यान से देखें। जैसे 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच का कोण हमें ज्ञात करना हो। ठीक है, तो 3 और 4 के बीच में जब भी हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 जो है वो पहला घंटा हो जाएगा और 4 जो है वो दूसरा घंटा हो जाएगा। यानी H1 3 हो जाएगा, H2 4 हो जाएगा। यहाँ पे पहले घंटे को हम प्राथमिकता देते हैं। ठीक है, कितने मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी तो यहाँ पे हम यम निकालते हैं। तो यम निकालने के लिए एक फार्मूला है, आप इस फार्मूले को पहले ध्यान से देखें। 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए, m इज इक्वल टू 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। यहाँ पे H1 क्या है? पहला घंटा है। H1 क्या है? पहला घंटा। पहला घंटा हमेशा जब भी बात करेंगे घंटे की तो जो पहला घंटा होगा वो H1 उसको डिनोट करेगा। ए क्या है? ये दोनों सुइयों के बीच का कोण है। ए क्या है? ये कोण है। ए जो है ये एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये दोनों सुइयों के बीच का एंगल है। ठीक है, और m क्या है? m मिनट को इंडिकेट करता है। m क्या करता है? मिनट को, मतलब 3 बजे के बाद कितने मिनट पर दोनों सुइयां आपस में मिलेंगी। 3 बजे के बाद कब दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिनट इज इक्वल टू 2/11 H1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। अगर हम बात करें कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है तो 7:20 पर, तो इससे क्लियर हो गया कि जो बड़ी सुई है वो 4 पर आ जाएगी और जो छोटी सुई है वो 7 से थोड़ा सा आगे चली जाएगी। तो 7:20 है। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है घड़ी से, बस हमें ये देखना है कि मिनट कितना हो रहा है। तो मिनट की जगह पर आप ध्यान से देखिए, मिनट जो है वो 20 मिनट हो रहा है। 7:20, तो 7 और 8 के बीच की बात की जा रही है। तो 7 यानी H1 जो है वो क्या हो जाएगा? वो 7 हो जाएगा। H1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 7 लिखेंगे। 7 हो जाएगा H1 की जगह पर। 2 चीज़ें मुझे पता चल गया, m पता चल गया और H1 पता चल गया। पहला घंटा जो है वो 7 है। अब कह रहा है कि दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा, तो दोनों सुइयों के बीच का कोण A इज इक्वल टू वाट, ये मुझे निकालना है। तो इसके लिए हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो मुझे उस वहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करते ही मुझे समझ में आने लगेगा कि कैसे हमें आंसर लाना है, कैसे आंसर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते अगर कहीं माइनस आ गया तो हम प्लस माइनस में माइनस को टेकअप करते हैं और अगर प्लस आ गया तो हम प्लस को टेकअप करते हैं। यानी प्लस माइनस आपके हेल्प के लिए है, न कि आपको परेशान करने के लिए है। पहले हम इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मिनट की जगह पर हम क्या लिखेंगे? 20 लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 20 बराबर 2/11 H1 की जगह पर क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 7 गुणे 30 प्लस माइनस ए, ये दोनों सुइयों के बीच का कोण है। 11 का इसमें गुणा कर लेंगे तो 11 दूनी 22, 220 हो जाएगा और हो जाएगा 2, 7 त्रिक 21, 200
10 प्लस माइनस ए। अब यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 110। 110 बराबर 210 प्लस माइनस ए। यहाँ तक बेहतर समझ में आ रहा होगा। अब अगर आपको पक्षांतर करने आता है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है। इस 210 को आप इधर भेज दीजिए, तो 110 माइनस 210 बराबर प्लस माइनस ए। 110 में से 210 नहीं निकलेगा, इसलिए आप 210 में से 110 निकालिएगा तो कितना बचेगा, 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 210 में से 110 निकालेंगे तो 100 बचेगा, लेकिन बड़े अंक का चिन्ह लगता है तो -100 बचेगा। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि यह प्लस माइनस आपको परेशान करने के लिए नहीं है, आपके हेल्प के लिए है। अगर यहाँ पे माइनस बच रहा है तो हम यहाँ से कौन सा साइन टेकअप करेंगे, यहाँ से माइनस साइन टेकअप करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस और यहाँ आ जाएगा ए। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी 100 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच 100 डिग्री का कोण बनेगा। देखिए कितना आसान है ये, इसको समझना बहुत ही आसान है, कहीं कोई कठिन नहीं है। आप बस इस फार्मूले का यूज़ करिए और तुरंत आंसर फाइंड आउट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ही इजी वे में आप इसे लगा सकते हैं। अगर हम बात करें 4:10 पर, ठीक है, 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बन रहा है। तो 4:10 पर अगर दोनों सुइयों के बीच की बात करें तो 4:10 पर, तो यहाँ पे मिनट क्या है, वो 10 है, 4 क्या है, वो h1 है। दोनों सुइयों के बीच कोण कितना होगा हमें फाइंड आउट करना है। 3 चीज़ें हो गई। 4:10 पर कितना कोण बनेगा, तो h1 m a निकालना है। ठीक है, बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं। m इज इक्वल टू यानी कि m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/11 h1 गुणे 30 प्लस माइनस ए। बस इसी फार्मूले पे रखना है। यहाँ पे हम रख देंगे 10, 2/11 h1 की जगह पर क्या हो जाएगा, 4 गुणे 30 प्लस माइनस ए। यहाँ 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 11 का 10 में गुणा करेंगे तो 110 आ जाएगा, 2 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 120 प्लस माइनस ए। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 110, 2 5 10, 1 11, 2 5 10, 55। तो 55 बराबर 120 प्लस माइनस ए। अब 120 को आप इधर लाइए, तो 55 माइनस 120 बराबर प्लस माइनस ए। तो 120 में से आप 55 को निकाल दीजिए। तो जैसे ही हम 120 में से 55 को निकालेंगे तो 120 में से अगर हम 60 निकालते तो 60 बचता, 55 निकालना है तो 65 बचेगा। कितना बचेगा, 65, लेकिन -65 हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब यहाँ माइनस आ गया तो हम यहाँ प्लस लेकर के नहीं आएंगे, यहाँ से हम क्या लाएंगे, माइनस लाएंगे। अगर ये प्लस आया होता तो हम यहाँ माइनस को छोड़ देते हैं, प्लस को ले लेते हैं। यहाँ माइनस आ रहा है तो हम यहाँ माइनस को लेंगे। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना हो जाएगा, 65 अंश। अतः दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, 65 अंश का कोण बनेगा। कितना आसान है। इस फार्मूले से आपको अगर फार्मूला यूज़ करना है तो आपके पास अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं भी है तो भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, यह इसे ज़रूर याद रखिएगा। कभी कभी क्या होता है कि आपको फार्मूला इतना हेल्प कर देता है एग्जाम में कि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। आप कम से कम समय में और बड़े से बड़े प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व कर देते हैं। तो हमें समझ के साथ हमें फार्मूले को भी याद रखना है। समझने के लिए आप पहली वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद जब आप ये वीडियो, जब आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिक का यूज़ करेंगे, इस सूत्र का यूज़ करेंगे, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। यानी कि पढ़ने में जो पढ़ाई करने का जो आनंद होता है वो दुनिया में कहीं भी आपको प्राप्त नहीं हो सकता है। बस केवल आपको समझ विकसित होनी चाहिए, और समझ विकसित करने के लिए ही मैं YouTube चैनल चला रहा हूं, ताकि आप बिल्कुल बेसिक से चीज़ों को समझिए और बिल्कुल टॉप लेवल तक आप पहुंच जाइए। ठीक है, मैं बच्चों के प्रॉब्लम्स को बहुत गहराइयों से महसूस किया हूं कि बच्चों को क्या चाहिए। बच्चों को चाहिए कि उन्हें समझ के साथ कोई पढ़ाने वाला एक ऐसा टीचर मिल जाए जिससे कि वो चीज़ों को समझ पाएँ। बच्चे इसीलिए नहीं पढ़ते, कई बच्चे मुझसे ये कहते हैं कि सर मुझे समझ में ही नहीं आता तो मैं क्या पढ़ूं, मैं पढ़ना तो चाहता हूं लेकिन मैं समझ नहीं पाता हूं। तो आप समझ सकते हैं कि बच्चों के अंदर मतलब जिज्ञासा बहुत ज़्यादा होती है, एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बट वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए क्योंकि वो समझ ही नहीं पाते हैं। तो अगर आप हमारी वीडियोज़ को शुरू से देखते हैं तो आपको एक पैटर्न दिखेगा,
उसमें मैं ये कोशिश करता हूं कि आपको बिल्कुल कल्पनाशील बना दूं, ताकि आप खुद पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए। आपको टीचर्स की बहुत ज़रूरत नहीं है। अगर आप खुद पढ़ना शुरू कर देंगे तो आप आंसर को ढूंढ लेंगे, कहीं ना कहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो पहले आप अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाइए, उसके बाद आप ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चंस को लगाइए। अब इस पर बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जैसे 3 और 4 के बीच में, ध्यान से देखिए, 3 व 4 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी, यानी कि कब संपाती होंगी। तो 3 व 4 के बीच में दोनों सुइयां कब संपाती होंगी। संपाती का मतलब होता है आपस में कब मिलेंगी, यानी कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा, 3 और 4 के बीच में। तो आप ध्यान से देखिए, जैसे 3 और 4 के बीच में जब हम बात करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो पहला घंटा H1 की जगह पर 3, और जब दोनों सुइयां आपस में आके मिल जाएंगी, इसी पर छोटी सुई और इसी पे बड़ी सुई है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा दोनों के बीच का कोण कितने अंश का हो जाएगा, दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री हो जाएगा। बहुत ही आसान हो जाता है फिर ये प्रॉब्लम। तो आप क्या लिखेंगे, m = 2/11 H1 × 30 ± a। इस फार्मूले को आप जितनी क्वेश्चन लगाइए उतनी बार लिखिए, ताकि ये याद हो जाए, और जब ये याद हो जाएगा तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपका हेल्प करेगा और हमेशा हेल्प करेगा। 2/11 H1 × 30 ± a। और आप इत्मीनान से इस टॉपिक को पढ़िए, क्योंकि आप इसे इसलिए इत्मीनान से पढ़िए क्योंकि आप इसे बेहतर सीखना है, और जब आप बेहतर सीख जाएंगे तो फिर कोई भी कंपटीशन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में कब, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे हमें मिनट निकालना है। 3 और 4 के बीच में कब दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी, इसका मतलब ये हुआ कि 3 और 4 के बीच में दोनों सुइयों के बीच कब 0 अंश का कोण बनेगा। यानी यहाँ पे क्लियर हो गया कि a का मान 0 है। अब इसका गेम खत्म हो गया। तो 3 और 4 के बीच में कब, यानी कि मिनट अगर हम निकाल लें तो 3 बज करके जो मिनट आया रहेगा वो आंसर हो जाएगा। 3 बज करके मिनट निकाल लिया जाएगा, तो जितना मिनट आया रहेगा बस। तो हमें मिनट निकालना है। 2/11 H1 की जगह पर 30 × 3, H1 की जगह पर 3 × 30 ± ये तो 0 हो गया, इसका काम खत्म हो गया। ये हो जाएगा 90, 2 × 90/11, तो ये हो जाएगा 180/11। अब इसको हम सही बटे में बदल लेंगे। 180/11 को आप सही बटे में बदल लीजिए। सही बटे में बदलने आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे सही बटे में नहीं बदल पाते हैं, इसके लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। 180 में आप भाग दे दीजिएगा किससे, 11 से। 11 एकम 11, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7, और ये 0, फिर यहाँ पे 11 छक्का 66, और यहाँ कितना बचेगा 6 6 4 10, तो यहाँ बचेगा 4। यानी कि 16 से ही जो सबसे नीचे होता है वो सबसे ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, ये 16 सही हो जाएगा, ये सबसे नीचे है। ये प्रकृति का भी नियम है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा अगर वो मेहनत करेगा तो ये सबसे नीचे है तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा और बटे 11 आ जाएगा। यानी बटे 11 है तो 11 बटे में रहेगा, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा। 16 सही 4/11 कितना हो जाएगा, 16 सही 4/11 मिनट। इसका मतलब ये हुआ कि 3 बज करके 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में एक दूसरे से संपाती होंगी, यानी कि एक दूसरे से मिल जाएंगी। तो आंसर कैसे लिखेंगे, 3 बजकर 16 सही 4/11 मिनट पर 3 बजकर के 16 सही 4/11 मिनट पर दोनों सुइयां आपस में संपाती होंगी। ठीक है ना, आपस में मिल जाएंगी, यानी दोनों सुइयों के बीच 0 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, कितनी बार 0 अंश का कोण बनता है इसको आप जानने के लिए हमारी इसके पहले वाली वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी बार 0 अंश का कोण बनता है। 24 घंटे में 22 बार 0 अंश का कोण बनता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 0 अंश का कोण कितनी बार बनता है, क्योंकि 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयों के बीच कोण नहीं बनता, दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलती हैं। इसको भी अगर आपको जानना है तो आप 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी तो m = क्या हो जाएगा, 2/11 H1 की जगह पर 12 × 30
प्लस माइनस 0 कर दीजिए। ठीक है, 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां आपस में नहीं मिलेंगी। आप ध्यान से देखिए तो ये हो जाएगा 2/11। अब 12 तियां 36, 360, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, 720/11। तो 720/11 कितना हो जाएगा? 720/11। अब यहाँ पे आप भाग दे दीजिए 720 में, तो हो जाएगा 11 छक्का 66, 4 2 6 60, 11 25 55, तो 65 सही 5/11, 65 सही 5/11 मिनट। तो अगर 12 बजे की हम बात करें तो 12 बजे के बाद 65 मिनट, इसका मतलब 60 मिनट से ज़्यादा होगा तो 1 बज जाएगा, 1 से ज़्यादा टाइम हो जाएगा। 65 सही 5/11 मिनट पर, इसका मतलब ये हुआ कि 12 और 1 के बीच में दोनों सुइयां नहीं मिलेंगी, 65 मिनट के बाद मिलेंगी। 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिलेंगी। तो ये आप याद रखिएगा कि 65 सही 5/11 मिनट के बाद, 12 बजे के बाद 65 सही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में मिलती हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में पूछा हुआ है कि 12 बजे के बाद दोनों सुइयां आपस में कब मिलती हैं? तो 65 सही 5/11 मिनट के बाद मिलती हैं। तो 12 बजे के बाद 65 सही 5/11 मिनट के बाद दोनों सुइयां आपस में मिल जाएंगी। देखिए कितना आसान है, और अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप समझ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपके लिए हमारा क्वेश्चन ये है कि 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? 6 और 7 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? 7 और 8 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? और 8 और 9 के बीच में दोनों सुइयां आपस में कब मिलेंगी? तो इस तरह से कितने क्वेश्चन हो गए? बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे। आप चाहें तो एक पेन और एक कॉपी उठाइए और इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए कि 4-5 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, 6-7 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, 8-9 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, ठीक है ना, 1 और 2 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी, 2 और 3 के बीच में दोनों सुइयां कब मिलेंगी। तो बहुत ही ईजी वे में आप इसको लगा सकते हैं, बहुत आसान है, कुछ कठिन नहीं है। और आप ये भी बताइए कि जैसे 2:30 यानी 2:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? ठीक है, 4:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? हाँ, और 7:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? 10:20 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनता है? तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा पहले, ठीक है, और नोट कर करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से घड़ी के सुइयों के बीच का कोण, ये जो हमारा पहला टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। बच्चों अब आप ध्यान से देखें, मंद या तेज गति की घड़ियां, तो मंद या तेज गति की जो घड़ियां होती हैं उसको हमें कैसे सॉल्व करना है? आप बहुत आसानी से, ये हमारा पहला टॉपिक था, अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ये मंद या तेज गति की घड़ियां, मंद या तेज गति की घड़ियों को आप प्रॉब्लम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक घड़ी प्रति घंटे 20 मिनट देरी से चलती है, यानी हर घंटे में वो 20 मिनट देरी से चल रही है, और रविवार को सुबह 8 बजे वो सही समय बता रही है। रविवार को सुबह 8 बजे, संजोग है कि वो 8 बजे जो है सही टाइम बताई है, रविवार को सुबह 8 बजे सही टाइम बताई है। तो अब वह कब सही टाइम बताएगी? ऐसे क्वेश्चन को लगाने के लिए आप ध्यान से देखिए, घड़ी में कुल 12 घंटे होते हैं। तो जब हम इस क्वेश्चन का हल करेंगे तो कुल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। 12 घंटे को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 12 गुणे 60 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 छक 72, 720 मिनट हो जाएगा। और हर घंटे कितने देरी से चल रही है? हर घंटे वो 20 मिनट देरी से चलती है। तो हर घंटे 20 मिनट देरी से चलती है, तो मिलने सही समय कब, दोबारा कब सही समय बताएगी? तो 720 बटे, आप यहाँ पे कर लीजिए, जितना देरी से समय, जितना ये विलंब कर रही है, यानी कि जितना ये मंद गति से चल रही है, ठीक है ना, जितना देरी से चल रही है। तो मान लीजिए देरी से जो चलने वाला समय है वो x है, तो 720 बटे x मान लीजिएगा, तो ये हो जाएगा 720 बटे x की जगह पर क्या कर दिया जाएगा? x की जगह पर 20 मिनट देरी से चल रही है ना, तो ये 20 से आप डिवाइड कर दीजिएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये आ जाएगा 36। तो आंसर जो आपका आएगा वो घंटे में आएगा। आंसर किस में आएगा? घंटे में आएगा, यानी कि 36 घंटे बाद
फिर वो सही समय बताएगी। कभी कभी क्वेश्चन जब आप बड़े कंपटीशन को देते हैं तो सेम क्वेश्चन रहता है, बस ये रहता है कि दोबारा वो कब सही समय बताएगी। रविवार को जो है 8 बजे सही समय बताई है, तो 36 घंटे बाद कब सही समय बताएगी, तो 24 घंटे में, यानी कि सोमवार को सुबह 8 बजे 24 घंटा हो जाएगा। 8 से फिर 12 घंटा यानी कि शाम को 8 बजे, यानी सोमवार को शाम को 8 बजे फिर सही समय बताएगी। ठीक है, तो जनरली यही आंसर हो जाता है कि 36 घंटे बाद वो सही समय बताएगी। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है और उसमें समय दे देता है कि सोमवार को शाम को 8 बजे, सोमवार को सुबह 8 बजे, मंगलवार को शाम को 8 बजे। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम को देता है तो भी आप उसे घबराएंगे नहीं, आप क्वेश्चन को बनाएंगे। कुछ भी नहीं करना है आपको। 720 में जितना देरी से चल रही है या जितना फास्ट चल रही है, स्लो या फास्ट, दोनों को आप भाग देंगे और आंसर घंटे में लिख देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये टॉपिक तो जहाँ शुरू हो रहा है वहीं पे खत्म हो जाएगा। जैसे अगर हम कहें कि एक घड़ी है जो हर घंटे 10 मिनट देरी से चल रही है और वो कब दोबारा सही समय बताएगी, तो 720/10 कर देना है और कुछ नहीं करना है। 0 से 0 कटेगा, 72 घंटे बाद वो फिर सही समय बताएगी। यानी कि वो गलती से ही सही समय बताएगी। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही समय बताने लगेगी, नहीं, 72 घंटे बाद वो घड़ी सही, उस समय 72 घंटे बाद का जो समय होगा वो जो राइट टाइम वाली घड़ियां हैं उससे मैच कर जाएगा। ठीक है, तो 72 घंटे बाद वो सही समय बताएगी। एक घड़ी 10 मिनट फास्ट चल रही है तो भी यही आंसर आएगा कि वो 72 घंटे बाद ही सही समय बताएगी। तो स्लो और तेज चलने वाली घड़ियों से संबंधित जितने भी तरह के प्रॉब्लम है आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। कुछ भी नहीं करना है इसमें। 720 स्लो या तेज वाला टाइम x आंसर आ जाएगा और कुछ नहीं करना। 720 में जितना स्लो चल रही है उसी से डिवाइड कर दीजिए या जितना तेज चल रही है उससे डिवाइड कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो घंटे में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारा तीसरा टॉपिक है वो दर्पण से संबंधित है। दर्पण से संबंधित प्रॉब्लम को हमें कैसे सॉल्व करना है। तीसरा जो टॉपिक है वो हमारा दर्पण से संबंधित है। जब भी दर्पण प्रतिबिंब की बात कहता है तो ये हमेशा लंबवत होता है। दर्पण प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, ऊर्ध्वाधर होता है या परपेंडिकुलर होता है। तो ऊर्ध्वाधर होता है, दर्पण प्रतिबिंब लंबवत होता है। ठीक है, और जब लंबवत प्रतिबिंब की बात करेगा तो आप ध्यान से देखिएगा, हमेशा वास्तविक समय प्लस दर्पण का समय, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमेशा 12 आता है, 12 बच जाता है, 12 समय हो जाता है। तो वास्तविक समय और दर्पण का समय दोनों को ऐड करेंगे तो कितना टाइम हो जाएगा, 12 बच जाएगा। तो इतना आसान है। दर्पण का समय बताना हो तो वास्तविक समय को 12 में से घटा देते हैं। दर्पण अगर बताना है तो वास्तविक, अब हमें चाहिए क्या, दर्पण पे समय चाहिए। देखिए कितना आसान है, 12 माइनस वास्तविक समय, यानी कि अगर एक घड़ी में 10 बज रहे हैं, अगर किसी घड़ी में 10 बज रहे हैं तो दर्पण में कितना बजेगा, तो 12 में से 10 माइनस कर दीजिए, दर्पण में आपको 2 बजेगा। कितना आसान है, मतलब आप जैसे देखेंगे वैसे आंसर। एक घड़ी में इस समय 8 बज रहे हैं, ठीक है, तो दर्पण में उस समय अगर देखा जाए तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो अगर 8 बज रहा है तो 12 में से 8 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना आसान है, 12 में से 8 घटाएंगे उसमें 4 बजेगा, दर्पण में 4 बजता हुआ दिखेगा। ठीक है ना, तो इस तरह से दर्पण वाले प्रतिबिंब बहुत ही आसान होते हैं, 12 में से वास्तविक समय को घटा देते हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम तब आती है जब ये क्वेश्चन ऐसे हो जाता है कि 10:15 हो रहा है, 10:15 हो रहा है, तो अब तो बच्चा फंस जाता है, अरे हम इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। तो कोई कठिन नहीं है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 12 बजे को हम लिख सकते हैं ना कि 11:60 माइनस वास्तविक समय। जैसे 10:15 अगर हो रहा है तो 11:60 हम लिख सकते हैं 12 बजे को। 12 बजे को हम लिख देंगे 11:60 हो रहा है, तो 10 कितना मिनट हो रहा है, 15 मिनट हो रहा है। तो क्या दिक्कत है, मिनट को मिनट में से घटा देंगे, 60 में से 15 जाएगा, कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और 11 में से 10 घटा देंगे तो 1:45 समय हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये कह दे जब मिनट दिया हो,
जब मिनट दिया हो। अगर सेकंड भी दे दिया हो, हालांकि क्वेश्चन नहीं देता है, न के बराबर आता है, लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए। अगर सेकंड भी दे दे तो क्या करेंगे, तो इसे लिखेंगे 11:59:60 माइनस वास्तविक टाइम। अगर सेकंड भी दे देता है तो 11:59:60 वास्तविक समय हो जाएगा। देखिए कितना आसान है, आप चाहें तो तुरंत लगा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक घड़ी में 8:20 हाँ 8:20 व 10 सेकेंड हो रहा है, तो दर्पण पर क्या प्रतिबिंब होगा, मिरर इमेज क्या होगा। तो 8:20 हो रहा है, तो मिरर इमेज MI, मिरर इमेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे तीनों दिया हुआ है, तो 11:59। अब यहाँ से एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो हम यहाँ 60 लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये एक्चुअल में ये 12 लिखा हुआ है, 11:59। अगर ये 60 मिनट होता तो ये 12 हो जाता। अब 1 मिनट यहाँ दे दिया है, यह मिनट यहाँ आ जाएगा तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 यहाँ आएगा तो ये 12 हो जाएगा। वो एक्चुअल में 12 ही लिखा हुआ है, 12 को लिखने का तरीका है। तो ये वास्तविक समय है, 12 बज रहा है। अब इसमें से वास्तविक समय हम माइनस कर देंगे। वास्तविक समय क्या है, 8:20, तो माइनस कर देते हैं कितना, 8:20 10 सेकेंड। अगर हम इसमें घटा देते हैं तो क्या आ जाएगा, 60 में से 10 जाएगा 50 हो जाएगा, 59 में से 20 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, 39 मिनट हो जाएगा। 8, 9, 10, 11, 3। तो जो मिरर इमेज है, मिरर इमेज वो क्या हो जाएगा, 3:39:50। मिरर इमेज उस समय क्या हो जाएगा, 3:39:50 हो जाएगा। तो आप बहुत ही इजी वे में इसको बना सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानिए कि वास्तविक समय और दर्पण का समय दोनों मिलाने पे 12 बज जाता है। ठीक है ना, इसके लिए आप बहुत आसानी से प्रैक्टिकल कर सकते हैं। अपनी दीवार घड़ी को उठाइए और मिरर इमेज के पास जाइए, तो आप देखेंगे कि जो मिरर इमेज में जो टाइम हो रहा है, जो दर्पण में समय हो रहा है और जो वास्तविक समय हो रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो 12 बज जाता है। ठीक है ना, हमें मिरर इमेज चाहिए तो 12 में से घटा देते हैं। 12 को लिखने का तरीका है, 12 माइनस वास्तविक समय कर दिए। अब सपोज अगर मिनट भी दिया है तो 11:59 कर दीजिए, सॉरी 11:60 कर दीजिए, और अगर सेकंड भी दिया है तो 11:59:60 में से वास्तविक समय को घटा दीजिए। बहुत ही आसानी से आप इस टॉपिक को समझ पा रहे होंगे। तो इस तरह से हम लोग तीसरे टॉपिक को भी डिस्कस कर लिए हैं। अब आता है नंबर जल प्रतिबिंब का। जल प्रतिबिंब क्या होता है, जो हॉरिजेंटल इमेज होता है वो जल प्रतिबिंब होता है। ठीक है, जो चौथा टॉपिक है वो है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब, आप ध्यान से देखें, जल प्रतिबिंब की अगर हम बात करते हैं तो आप ऐसे समझिए, ये घड़ी है, आप यहीं पे देख लीजिए, दर्पण ये हॉरिजेंटल हो जाएगा, तो हॉरिजेंटल हो जाएगा तो इसको आप मिला दीजिए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 9 और 3 को काउंट कर लीजिए, 9 और 3 को काउंट कर लीजिए। इसके समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 9 और 3 के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हॉरिजेंटल या जल इमेज में 9 और 3 के समय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बचेगा क्या, आप ध्यान से देखें। इसके अलावा जो है आप इसको ऐसे मिलाइए, 2 को किससे मिलाएंगे, 4 से, 1 को किससे मिलाएंगे, 5 से, 12 को किससे मिलाएंगे, 6 से, ये और ये ऐसे मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे 8 बज करके आप ध्यान से देखें, 8 बज करके 25 मिनट अगर समय हो रहा है का जल प्रतिबिंब क्या होगा। ठीक है ना, 8 बज करके 25 मिनट का जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो खूब ध्यान से देखिए, 8 किससे संबंधित है, 8 संबंधित है 10 से, तो इसकी जगह पे हो जाएगा 10। 25 मिनट का मतलब हो जाएगा 5 से संबंधित है, ये हो जाएगा
5 मिनट, यानी ये 25 हो गया। ये किससे संबंधित है? 1 से संबंधित है, तो यहाँ पे 25 मिनट हो रहा है और यहाँ पे 5 मिनट हो जाएगा, तो 10:05 मिनट ये जल प्रतिबिंब हो जाएगा। ये वास्तविक समय है और ये जल प्रतिबिंब है। कितना आसान है जल प्रतिबिंब, बहुत ही इजी है, बस आप घड़ी तुरंत बना लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें कि 7:20 मिनट, 7:20 मिनट का जल प्रतिबिंब बताइए, 7:20 मिनट का जल प्रतिबिंब बताइए। तो आप ध्यान से देखिए, 7 किससे संबंधित है? 11, तो 11:20 मतलब 4, 4 किससे संबंधित हो जाएगा? 2, 2 मतलब 10 मिनट, तो 11:10 मिनट हो जाएगा। अगर हम 7:20 मिनट की बात करेंगे तो 11:10 मिनट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जल प्रतिबिंब भी बताना बहुत कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है, आप बहुत आसानी से जल प्रतिबिंब बता सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है वो हमारा है वर्णमाला अंकन। तो वर्णमाला अंकन का मतलब ये, जैसे घड़ी है, घड़ी में यहाँ पे 12 होता है, तो आपसे ये कह देता है कि यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टे क्रम से शुरू हो जा रहा है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम शुरू हो रहा है, तो यह 1 है, तो यहाँ Z से शुरू हो जाएगा, 1, 2, तो 2 यहाँ पे Y, 3 X, इस तरह से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। तो आप देखिए Z, Y, X और क्या हो जाएगा? W, V, U, T, S। यहाँ पे उल्टा क्रम रखा हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला का उल्टा क्रम रखा हुआ है, S, और यहाँ पे आ जाएगा आपका S के बाद R, R के पहले Q आता है, Q के पहले P आता है, P के पहले क्या आता है? O आता है। इस तरह से है। तो आप बताइए 10 के लिए क्या निर्धारित किया गया है? तो 10 के लिए कौन सा अक्षर निर्धारित किया गया है? 10 के लिए क्यों निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स को अरेंज कर देता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ। यहाँ पे कभी कभी कहता है कि यम से शुरू हो रहा है, तो 1 से यम, 1 पे यम आ जाएगा और उल्टे क्रम पे रखा गया है। या सीधा क्रम कहेगा तो सीधा क्रम, उल्टा क्रम कहेगा तो उल्टा क्रम। और ये कहेगा कि 8 के लिए कौन सा लेटर निर्धारित किया गया है, तो आप बहुत आसानी से आप उसे बना सकते हैं। तो आज हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया है? सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया कि किसी भी घड़ी में 2 सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालते हैं, और कोण निकालने के लिए मैं ट्रिक का या फिर सूत्र का प्रयोग किया कि m = 2/11 H1 × 30 ± a। उसके बाद हम लोगों ने दूसरे नंबर पर डिस्कस किया मंद या तेज गति की घड़ियाँ। तो मंद या तेज गति की घड़ियों में हमें क्या करना होता है? 12 घंटे होते हैं, तो उसको हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, 720 मिनट हो जाएगा। 12 घंटे या 720 मिनट, उसको हम जितना मंद हो रहा है या जितना तेज हो रहा है उसी से भाग दे देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, और वो आंसर घंटे में हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम तीसरा देखें दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब कुछ है ही नहीं, बहुत ही आसान है कि जो मिरर इमेज होता है और वास्तविक इमेज होता है, दोनों का सम 12 होता है। यहाँ से हम पक्षांतर करके आसानी से प्रॉब्लम को लगा सकते हैं। और जल इमेज की अगर हम बात करें, अगर जल प्रतिबिंब की बात करें तो जल प्रतिबिंब बहुत ही आसान है। जल प्रतिबिंब में 9 और 3 की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बस केवल 4 का 2, 5 का 1, इस तरह से आप बना लीजिए। जितना बच करके कितना मिनट हो रहा है आप वहाँ से टिक कर सकते हैं बहुत आसानी से, देखते ही आप उसका आंसर कर लेंगे। और अक्षर से संबंधित प्रॉब्लम में कोई दम नहीं है, बहुत आसान होता है। यहाँ पे ये देखना है कि हमें कैसे अरेंज करना है और किस अंक के लिए कौन सा अक्षर निर्धारित किया गया है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो इसे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से घड़ी से संबंधित जितने भी तरह के प्रॉब्लम्स बन सकते थे, मैं सारे प्रॉब्लम्स को आज यहाँ पे डिस्कस कर दिया हूँ, और बहुत ही आसानी से और बहुत यूनिक तरीके से आप इसे समझ रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेंगे तो घड़ी से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। इसके पहले मैं एक वीडियो और अपलोड कर दिया था, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा घड़ी से संबंधित समझ को विकसित करने के लिए, ठीक है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, और बेल आइकन को इसलिए प्रेस करिएगा ताकि हमारा जो आगे का नोटिफिकेशन हो वो आपको प्राप्त होता रहे। ओके, थैंक यू।